क्या हालचाल माय डियर स्टूडेंट्स। और आज इंडियन पॉलिटी की एक और बेहतरीन क्लास हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। भारत का संविधान और इंडियन पॉलिटी में आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 1। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पूरे संविधान में 22 चैप्टर है और उन्हीं 22 चैप्टर को हम किस नाम से जानते हैं? भाग जानते हैं। ठीक है, यानी कहिए संविधान में कुल 22 भाग कह सकते हैं या 22 चैप्टर कह सकते हैं। और हर भाग के अंदर बहुत सारे टॉपिक है और उन टॉपिक को हम अनुच्छेद कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। कहा जाता है कि कुल 395 अनुच्छेद है। ठीक है, और ऐसे अगर क ख ग घ ऐड किया जाए तो 450 पार हो जाएगा। तो फिलहाल हम भारतीय संविधान का भाग 1 पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के भाग 1 को कहा गया है संघ और राज्य क्षेत्र। जितने भी संघ बनाएंगे और जितने भी राज्य बनाएंगे, संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा हुई है। और भारतीय संविधान का भाग 1 जो है माय डियर, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से शुरू होकर अनुच्छेद 4 तक को पूरा कंप्लीट हम आज पढ़ाने वाले। सब लोग तैयार हैं? बिल्कुल, इसी को कहेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र। सब लोग तैयार हैं? और एक बहुत ही शानदार क्लास हम आपको पढ़ाएंगे भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान का आज क्या पढ़ेंगे? 22 भाग में आज पहला भाग हम कंप्लीट करेंगे और ये हमारी तीसरी और एक बहुत ही शानदार क्लास है इंडियन पॉलिटी के ऊपर। और हिस्ट्री भी कंटिन्यू करते रहेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला भाग 1 जिसको हम कहेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र। अब देखिए इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। अब बात करें थोड़ा सा भारतीय संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कहा गया सभी के लिए, जो भारत का संविधान है वो सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। जो सभी के लिए, कोई जात पात धर्म भेदभाव किसी को भी आगे नहीं दिया गया है। सबसे आगे हमारा क्या है भाई? वो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है। तो कहा गया सभी के लिए बराबर कानून को ही जो है वो संविधान कहा जाता है। मतलब सबके लिए एक जैसा कानून है। ऐसा नहीं कि आप करिएगा तो आपको 2 साल की सजा, कोई और करेगा बड़ी जाति वाला तो उसको 1 साल की सजा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहां पर देखिएगा कि देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसके लिए, उसको चलाने के लिए जिस किताब का निर्माण किया गया, ठीक है, वही किताब जो है वो हमारा संविधान है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वह है भारतीय संविधान। कौन है भाई? वो भारतीय संविधान। और इस किताब में जैसे देखिए, मान लीजिए कि एक किताब बनी है और इस किताब को क्या नाम रखा गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। और भारत के संविधान में सिर्फ एक ही चीज की चर्चा हुई है कि भारत को चलाया कैसे जाएगा, उसके लिए क्या नियम कायदे कानून टर्म एंड कंडीशन, वो सारा कुछ इन 22 लेसन में वर्णित है। और ये 22 लेसन हम पढ़ेंगे और आज हमारा पहला लेसन है जी। जितना भाग हो समझिएगा उतना लेसन कंप्लीट हो गया। और जिस दिन आप ये 22 लेसन पढ़ लीजिएगा ना भारतीय संविधान में, आपसे पॉलिटी का सवाल नहीं छूटेगा। और ये सभी एग्जाम को लिए फोकस हमारा बीपीएससी टीआरई 4.0 5.0 रेलवे एसएससी डिफेंस एंड इसके साथ साथ ऑल ओवर इंडिया जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सबके ऊपर हमारा ध्यान है। तो कहेंगे कि भाई वह भारतीय संविधान है और भारतीय संविधान में कुछ कुल 22 लेसन है और इसको, इन्हीं लेसन को हम क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। याद रखिएगा इसमें कुछ टॉपिक भी लिखे गए हैं और इन टॉपिकों को हम आर्टिकल कहते हैं, अनुच्छेद। और अनुच्छेदों की कुल संख्या 450 और अगर क ख ग घ जोड़ा जाए तो वैसे तो अनुच्छेद 395 है, लेकिन अगर ऐसे होता है ना 19 का क ख ग घ ऐसे किया जाए तो लगभग 450 से भी ज्यादा आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद है। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब देखिएगा बात करेंगे एक एक अनुच्छेद। जैसे भारतीय संविधान के भाग 1 की बात करें, भाग 1, तो यहां जो भाग 1 में हम क्या पढ़ेंगे? कहेंगे सर अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की पूरी जानकारी हमको आज कर देनी है। और वो भी इससे रिलेटेड वो हर टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा क्या पढ़ना है? भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4। कहिए सर सिर्फ 4 अनुच्छेद में पूरा एक सेशन? अभी देखिए तो सही क्या लेवल हम आपके लिए लेकर आए। कहा गया अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है वो राज्यों का संघ है। यहां पर संघ का 2 नाम दिया गया है, एक है फेडरेशन और एक है यूनियन। याद रखिएगा कि संघ का 2 नाम है, एक है फेडरेशन, सॉरी ऐसे लिखेंगे फेडरेशन। ठीक है,
FEDRATION, फेडरेशन, और एक है बाबू यूनियन। समझिएगा इस चीज को कि सर फेडरेशन और यूनियन दोनों का हिंदी नाम जो है वो संघ है। तो भारत जो है, भारत के बारे में कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो कौन सा संघ है, फेडरेशन वाला है कि यूनियन वाला है? हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि ठीक है आप बोले हैं कि भारत राज्यों का संघ है, तो अंग्रेजी में संघ को फेडरेशन भी कहा जाता है, अंग्रेजी में संघ को यूनियन भी कहा जाता है। तो भारत कौन वाला है बाबू, फेडरेशन वाला है कि यूनियन वाला है? कहेंगे गुरुजी यूनियन वाला है। यूनियन वाला राज्यों का संघ मतलब समझ रहे हैं, जहां यूनियन शब्द यूज होगा ना वहां राज्य चाह कर भी देश से अलग नहीं हो सकते, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए। जिस देश में राज्य जो है वो एक यूनियन का काम करेगा, उस राज्य को, जैसे मान लीजिए कि बंगाल में दंगा हो जाए और बंगाल चाहेगा कि वो बांग्लादेश में मिल जाए, तो ये चीज संभव नहीं। जम्मू कश्मीर छोड़िए ना, सिक्किम को 1975 में भारत में मिला लिया गया। सिक्किम चाहेगा कि वो, देखिए उस पर किसी देश का कब्जा हो जाए वो अलग बात है, लेकिन स्वेच्छा से चाहेगा सिक्किम के हम चाइना में जाकर मिल जाए तो असंभव है। मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन सिक्किम जो है अदर कंट्री। तो इसी को कहते हैं भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है। यूनियन में आप कितना भी कुछ कर लोगे आप अलग नहीं हो सकते हो। और फेडरेशन में क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए कि आपका देश के साथ अच्छे से नहीं बन रहा है ना, आपका देश के साथ अच्छे से नहीं बन रहा है, तो एक टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग राज्य देश से अलग हो सकता है, वो अपना अलग देश बना सकता है, वो किसी दूसरे देश में भी जाकर शामिल हो सकता है। जैसे सिंपल एग्जांपल दीजिए, अमेरिका में जितने भी राज्य है ना, ठीक है, वो भी, अमेरिका भी राज्यों का संघ है, लेकिन अमेरिका में कैसा है, फेडरेशन है। मतलब मान लीजिए कि किसी विशेष राज्य पर अमेरिका सरकार के द्वारा बहुत अत्याचार हो, तो वो राज्य चाहे तो अमेरिका से अलग भी हो सकता है, वो अपना अलग राज्य, अलग देश बना सकता है या किसी और कंट्री के साथ मिल सकता है, और अमेरिका कुछ नहीं करेगा, टर्म एंड कंडीशन का फॉलो करेगा। तो जिसमें आसानी से राज्य अलग हो सकते हैं उसको फेडरेशन बोलते हैं, और जिसमें जितना भी क्यों ना चाहे राज्य अलग नहीं हो सकता उसको यूनियन कहते हैं। तो भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट है। आगे देखिए हम पढ़ेंगे, कहेंगे भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। चाह कर भी ये भारत से अलग नहीं हो सकता। दो चार एग्जांपल लीजिए, जम्मू कश्मीर चाह भी लेगा ना कि पाकिस्तान में मिल जाए तो भारत मिलने नहीं देगा, ये याद रखिएगा। बंगाल चाहेगा बांग्लादेश में मिल जाए, इम्पॉसिबल। सिक्किम चाहेगा चाइना में घुस जाए, पॉसिबल नहीं है। चाह कर भी वो चाह लेगा ना, फिर भी नहीं संभव है, क्योंकि आपने जब सिग्नेचर किया था ना तो वहां पर क्या लिखा था, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है। आगे देखिए ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए तीन चीजें पढ़नी है हमें। कॉन्फेडरल के बारे में पढ़ना है जिसको हम लोग परिसंघ बोलते हैं, फेडरेशन के बारे में पढ़ना है, संघ बोलते हैं, और उसके बाद यूनियन के बारे में पढ़ना है। लेकिन अनुच्छेद 1 में क्या बोलिएगा, कहिएगा सर हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा भारतीय, देखिए ना, भारत अर्थात राज्यों का संघ है, ये बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया। अब देखिए आर्टिकल्स हम पढ़ने लगेंगे, ठीक है। तो कहेंगे भारत अर्थात इंडिया जो है भाई राज्यों का संघ है, ये बात कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में। और ये कौन सा संघ, यूनियन वाला कि फेडरेशन वाला? नहीं, यूनियन वाला। अमेरिका में कौन वाला, फेडरेशन वाला। चलिए आगे बढ़े। तो अब एक टॉपिक हम पढ़ते हैं, ठीक है, कॉन्फेडरल, ठीक है। कॉन्फेडरल में कहा गया है परिसंघ में कहा गया है, परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्ति केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। परंतु परिसंघ बहुत ही कमजोर होता है और कोई भी देश उससे आसानी से, जैसे मान लीजिए कि 10 गो राज्य मिल गया, ठीक है, और कहा ना कि ऐसा करिए हम लोग वो देश बना लेते हैं, समझ रहे। तो देश बना लिए तो राज्य अपनी कुछ शक्ति केंद्र को दिया, हर 10 राज्य अपनी शक्ति कुछ केंद्र को दिया कि हाँ भाई हम कानूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम रेलवे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये केंद्र का काम रहेगा। और मान लीजिए कि केंद्र का और राज्य का एकदम जम नहीं रहा है, फालतू हटाओ, एकदम आसानी से कि नहीं हमको नहीं रहना, हटाओ। जैसे नहीं होता है जी, 10 गो पार्टनर हुआ, कोई बिजनेस शुरू किया,
समझ रहे, 10 गो पार्टनर हुआ, कोई बिजनेस शुरू किया और लग रहा है कि भाई कंपनी घाटे में जा रही है, तो हमको बिजनेस नहीं करना, निकाल दो हमको, तो ये क्या कहलाएगा, ये कॉन्फेडरल कहलाएगा, परिसंघ। एकदम आसानी से कि हमको नहीं रहना, कागजी दस्तावेज करिए, हम बाहर जाएंगे, ठीक है। अब बताओ भारत में ऐसे होने लगे, कितना खराब लगे, पता चला बंगाल हमारे इंडिया में है, 2026 में बंगाल निकल गया जी, चल गया बांग्लादेश में, फिर 27 में आ गया बांग्लादेश से आ गया बंगाल, अच्छा लगेगा नहीं ना। तो ये यूनियन ऑफ स्टेट है, समझ रहे, चाह कर भी मर जाएगा तो मर जाएगा, लेकिन दूसरा देश में जाने का मतलब हुआ कि भाई देशद्रोह, बात समझ रहे हैं, हाँ ये हो जाता है। तो कॉन्फेडरल में क्या होता है, एकदम आसानी से परिसंघ, जिसको हिंदी में कहते हैं, मतलब मन है उधर, अच्छा ठीक है उधर से नहीं, हमको इधर मन लग रहा है, अरे हमारे नीतीश चचा उधर इधर इधर उधर, नाम फेमस हो गया जी नीतीश कुमार का, पलटू चचा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो खैर चलिए, उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। परिसंघ बहुत ही कमजोर होता है, एकदम लचीला, एकदम लप 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 लप, ठीक है, जब मन करे उधर चल जाए, जब मन करे, कागज कानूनी सिग्नेचर के हिसाब से इसमें कोई भी देश आसानी से अलग हो जाता है, मतलब मन कर गया कि नहीं, जैसे मान लीजिए कि सिक्किम का मन अभी इंडिया में है, मन कर नहीं बढ़िया से काम जा रहे, चाइना देने, तुम लोग नहीं दे रहे हमको सुविधा, लाओ जी चाइनीज, चाइना सिग्नेचर कर देते हैं, समझ रहे हैं। तो ये होता है परिसंघ। अब देखिए फेडरेशन, जिसको हम संघ बोलते हैं, इसका एक जीता जा, हालांकि इसका भी उदाहरण अमेरिका ही है, लेकिन अब अमेरिका जो है कॉन्फेडरल से अच्छा होता जा रहा है, संघ मतलब थोड़ा सा मतलब पावर दिखाता है, लेकिन भारत जैसा यूनियन नहीं है। कह रहा है राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें और इससे कोई भी राज्य अलग हो सकता है। एग्जाम्पल की बात इसमें एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल है अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में क्या चल रहा है, अमेरिका में फेडरेशन चल रहा है, हालांकि फेडरेशन को भी हिंदी में संघ कहेंगे, ये अमेरिका भी हिंदी में लिखेगा कि अमेरिका राज्यों का संघ है, लेकिन जब अमेरिका लिखना रहेगा तो ऐसे लिखेगा, अमेरिका shall be a फेडरेशन ऑफ स्टेट, लेकिन इंडिया क्या लिखेगा, इंडिया दैट इज भारत shall be a यूनियन ऑफ स्टेट। हट नहीं सकते हैं आप बाबू, एक बार आ गए तो आ गए, तो वो हुआ यूनियन। अब हमको लगता है कि फेडरेशन और यूनियन में आप सीख गए होंगे, देखिएगा अब फेडरेशन, अच्छा अरे दो बार फेडरेशन यूज हुआ है, चलिए क्या कह रहे हैं, अलग नहीं हो सकता है। यूनियन की बात करें, इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते, एकदम एक लाइन में बोला है कि चाह कर भी तुम चाहोगे कि दूसरा देश में घुस जाए ना, पॉसिबल नहीं है। अनुच्छेद 1 समझ गए। देखिए अगर फेडरेशन का एग्जाम्पल दिया जाए तो फेडरेशन का एग्जाम्पल है अमेरिका, ठीक है, स्विट्जरलैंड, और इसका एग्जाम्पल है भाई, सबसे जीता जागता एग्जाम्पल तो हमारा भारत ही है भाई। भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। देखिए अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिलाया जा सकता है, और इसके लिए राष्ट्रपति की कोई स्पेशल अनुमति की जरूरत नहीं होती है। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा चाहे पार्लियामेंट चाहे, जैसे मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल है, 1974 में सिक्किम पर चाइना ने अधिकार करने की कोशिश की, तो सिक्किम वालों को लगा कि भाई जो है हमको इंडिया के साथ मिल जाना चाहिए, तो सिक्किम 1974 में राजतंत्र था, राजा का सरकार था, तो राजा ने एक सिग्नेचर किया और सिक्किम जो है सह राज्य बन गया। सह मतलब आधा राज्य, पहले बोला कि पहले इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे, तो 1974 में सह राज्य बन गया। और सिक्किम वालों को लगा, वहाँ के राजतंत्र को, राजा को लगा कि नहीं बढ़िया है जी, भारत बढ़िया है, चाइनीज वन सब मार के खखोर के रख देगा, ठीक है। तो 1975 में सिक्किम बोला कि हमको ऐसा करिए ना, हमको एक विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, हम भारत में जुड़ जाते हैं, और 1975 में सिक्किम भारत का राज्य बन गया, ठीक है। मतलब वो इंडिया भारत के राज्य। अब वो चालेगा, कितना भी चालेगा कि नहीं हमारे लिए चाइनीज भी बढ़िया था, जाने दीजिए ना, तू आ गया है तो अब जा नहीं सकता है, ये रूल है भारत का। अमेरिका में अच्छा जाना है, जाओ भागो इसको, झड़ाओ, अगला साल आएगा फिर देखा जाएगा। वही कह रहा है, अनुच्छेद 2 की बात की जा रही है कि संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश, संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश, ठीक है, उसे भारत कोई देश हो तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश की कोई टुकड़े को, किसी देश का कोई टुकड़ा हो उसको भारत में मिलाना चाहता है तो भारत मिला सकता है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर, हालांकि है तो भारत का ही, लेकिन 30% एरिया पर, कश्मीर के 30% एरिया पर पाकिस्तान का अधिकार है। अब मान लीजिए कि भारत सरकार का मन होगा, मोदी जी का मन होगा कि मिला ले तो मिला लेंगे, राष्ट्रपति कितनों कहते रहेंगे नहीं 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 नहीं
कहेंगे भाग रहने दीजिए, आने दीजिए, ठीक है। तो इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट चाह लिया तो हो गया। पार्लियामेंट किसके अंतर्गत होता है? अरे वही भारत सरकार के अंतर्गत। मोदी जी तो होते हैं लोकसभा के मेन, ठीक है। हालांकि कहा जाता है स्पीकर, लेकिन सारा तो खेल मोदी जी खेलते हैं आजकल, समझ रहे हैं। कह रहा है कि मिला सकता है कोई भी, क्या कह रहा है कि भारत में मिला सकता है, किसी देश का कोई टुकड़ा हो छोटा मोटा, वही पीए को, तो उसको भारत में मिलाना चाहता है तो उसे मिला सकता है। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति की अनुमति के पूर्व, ठीक है, पूर्व अनुमति मतलब बिना सूचना दे ले किसी विदेशी राज्य को भारत में, बढ़िया है ना, सूचना क्या देगी तो प्रॉफिट है। मान लीजिए चाइना का एक क्षेत्र है बाबू तिब्बत, जिस पर 1959 में 1959 में चाइना ने अधिकार कर लिया। अब तिब्बत मान लीजिए भारत में मिलना चाहे तो उसके लिए राष्ट्रपति क्या कहेगा, मिला लो जितना बढ़ सके, सीमा करना है जी, कमेगा, ठीक है। तो वही है कि क्या कह रहा है कि उसे मिलाना चाहिए। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में, लीजिए सिक्किम एक देश हुआ करता था पहले, छोटा सा, 6-7 लाख की तो आबादी है। 2023 में हम गए थे, बहुत मजा आया था। एक सप्ताह का टूर था मेरा, बहुत मजा आया। पहाड़ तो ऐसे ऐसे था ना, आधा करेजा एकदम हाथ में रख देते थे जाते थे तो, ठीक है। तो सिक्किम घूमे हैं, काफ़ी अच्छा जगह है। आप लोगों को जाना हो तो जाइएगा। यहाँ से अपनी ट्रेन पकड़िएगा न्यू जलपाईगुड़ी, और वहाँ से 3 घंटे का टूर है, ठीक है। काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अकेले मत जाइएगा, बोर हो जाइएगा जब तक 4-5 लोगों की टीम ना रहे। नोट में देखिएगा, कहा गया सिक्किम के लिए 35वां संविधान संशोधन किया गया, क्योंकि अब सिक्किम तो 1974 में आया, उसको लगा कि कहीं चाइनीज हमारा पर अधिकार ना कर ले तो हम भारत के साथ मिल सकते हैं। तो कह रहा है सिक्किम के लिए 35वां संविधान संशोधन किया गया 1974 में, और 1974 में सिक्किम को सह राज्य का मतलब होता है आधा राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। तथा संविधान में एक नया अनुच्छेद लाया गया, अनुच्छेद 2 के क में जोड़ा गया, ठीक है, अनुच्छेद 2 के क में जोड़ा गया। लेकिन फिर भी 36वां संविधान संशोधन किया गया 16 मई 1975 में, और सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। याद रखिएगा, ये एक विदेशी भूमि थी, ये खुद अपना देश था और भारत को में मिलाया गया, ठीक है। 1974 में सिक्किम को क्या बनाया गया, सह राज्य का मतलब होता है आधा राज्य, और 1975 में पूरा राज्य बना दिया गया सिक्किम को, ठीक है। आगे देखिए, अनुच्छेद 3, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र आदि में परिवर्तन कर। देखिए अनुच्छेद 1 से 4, ठीक है। अगर 1 से 4 की बात करें तो अनुच्छेद 1 में बोला गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है, भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में बोला गया है कि आप विदेशी भूमि को भारत में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर सांसद चाहे, संसद यानी सांसद नहीं बोल रहे हैं जी, सांसद एक पद होता है, संसद यानी पार्लियामेंट, ठीक है, जिसके उच्च सदन को राज्यसभा और निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो याद रखिएगा कि भाई पहला अनुच्छेद 1 है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में कहा गया कि विदेशी भूमि को आप भारत में शामिल कर सकते हैं, ठीक है, और वो भी राष्ट्रपति की बिना अनुमति का, राष्ट्रपति का कोई लेना देना नहीं। अरे भाई हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति जो है वो इंग्लैंड में महारानी की तरह होती है, आराम से बैठी रहती है, पुरस्कार देना, ये करना, बस ये सब काम रहता है, ठीक है। मेन तो मास्टरमाइंड हमारा प्रधानमंत्री होता है जी। तीसरा याद रखिएगा कि किसी भी राज्य के नाम, सीमा, देखिए ना यहाँ दिया हुआ है, राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन, ठीक है, क्षेत्र में परिवर्तन। अब देखिए क्षेत्र में क्या परिवर्तन, मन करे तो सीमा बढ़ा सकता है, मन करे तो सीमा घटा सकता है, मन करे तो एक राज्य को 2 राज्य में बना सकता है। ऐसे बिहार से निकल गया, देखिए बंगाल से निकला बिहार 1912 में, बिहार से 1936 में उड़ीसा निकला, बिहार से 2000 ईस्वी में झारखंड निकला, ठीक है। तो ये चीज पॉसिबल है। और ये किस चीज में है, तीसरा में याद रखिएगा कि राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र, आकार, इन सबों में परिवर्तन का अधिकार संसद को होता है, पार्लियामेंट को होता है, और इसमें भी राष्ट्रपति की कोई खास अनुमति की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद, हालांकि
ये भी हम पढ़ेंगे, पहले अनुच्छेद 4 पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 4 में कहा गया जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, और जब संसद अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी राज्य को तोड़ेगी, उसके नाम सीमा इन सब चीज़ों में परिवर्तन करेगी, तो राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। ये बात क्योंकि अनुच्छेद 368 से इसे बाहर रखा गया। देखिए किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, अनुच्छेद 368 क्या है बाबू? संविधान संशोधन। संविधान में कुछ नया चीज जोड़ना है तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया करते हैं। लेकिन किसी राज्य का नाम बदल देना, जैसे बिहार से झारखंड, झारखंड से बिहार से ये कौन सा उड़ीसा निकल गया, झारखंड बंगाल से बिहार निकल गया, तो क्या इसमें किसी राज्य के इसमें किसी संशोधन की जरूरत है? नहीं है ना। तो इसमें क्या है, किसी के नाम को बदलना, किसी एक राज्य से 2 राज्य बना देना, किसी राज्य की सीमा को बढ़ा देना, ये कोई संशोधन नहीं, एक छोटा सा बदलाव है, और इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में नहीं रखा गया। अगर आप अपने संविधान में कोई संशोधन करते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है और जिसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में रखा गया है। तो अगर आप किसी चीज में, अगर आप भारतीय संविधान में कोई संशोधन कर रहे हैं तो उस संशोधन में राष्ट्रपति की अनुमति होना अनिवार्य है। लेकिन हम संशोधन कर कहाँ रहे हैं? हम तो कुछ चीजों को चेंज कर रहे हैं, कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, देखिए कि जब क्या कहा गया अनुच्छेद 4 में कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, अनुच्छेद 2 यानी विदेशी भूमि को मिलाएगी, या किस अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी राज्य को तोड़ेगी, छोटे छोटे राज्यों में तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको जो है अनुच्छेद 368 यानी संविधान संशोधन से दूर रखा गया, ठीक है, जिसको अनुच्छेद 368 से, हाँ क्या कहा गया कि जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया गया है उसमें राष्ट्रपति का हस्तक्षेप जरूरी है। अनुच्छेद 368 का मतलब हुआ संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन, ठीक है। तो इसमें संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है कि मान लीजिए हमको जो है किसी सिक्किम को लाकर इंडिया में रखना है, उसमें संशोधन की जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए बिहार से अभी देखिए कहा जा रहा है कि मिथिला को भी अलग कर दीजिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इन फ्यूचर कभी मिथिला बिहार से अलग होता है तो उसमें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। बिल जाएगा लोकसभा में, बिल जाएगा लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में, लोकसभा राज्यसभा पास हो गया, कानून लागू, नियम, टर्म एंड कंडीशन शुरू, राष्ट्रपति की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा इस बात याद रखिएगा कि जो हम अनुच्छेद 3 पढ़ रहे थे उसमें हमने बोला कि राष्ट्रपति संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र आदि में परिवर्तन कर सकता है, इसमें राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती है। तो अब बात है कि सर जब अनुच्छेद 3 आया तो कौन कौन सा परिवर्तन हुआ? याद रखिएगा मध्य प्रदेश से, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य था एमपी, उससे एक राज्य निकल गया सीजी, छत्तीसगढ़, नाम सुना होगा आपने। 1 नवंबर 2000 ईस्वी में अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया गया कि भाई चलो जब ऐसा बातें हैं तो मध्य प्रदेश को सही ढंग से मतलब ये नहीं किया जा रहा था, मध्य प्रदेश को सही ढंग से एडजस्ट नहीं किया जा रहा था, तो मध्य प्रदेश से एक राज्य निकल गया। देखिए ये क्या है राज्य और ये क्या है नया राज्य। तो मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य निकला? छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ निकला 1 नवंबर 2000 में। उसके बाद छत्तीसगढ़ एक राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से निकला है उत्तराखंड, ये 9 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हो गया। फिर बिहार से निकल गया झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, और फिर आंध्र प्रदेश से निकल गया तेलंगाना 2 जून 2014 को। तो 1 2 3 4 अनुच्छेद 3 का प्रयोग जो हुआ, एक राज्य से दूसरा राज्य बना, उसमें 4 राज्य की भूमिका थी। एक बार आप प्यार से अच्छे से देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ रहा है? ऑल क्लियर? बढ़े आगे तो समझिएगा कि कहा गया अनुच्छेद 3 में कि संसद राष्ट्रपति के बिना अनुमति के किसी राज्य के नाम, सीमा, परिवर्तन, क्षेत्र, इन सब चीज़ों में एक राज्य से 2 राज्य बना सकता है। तो ये यूज भी हुआ। तो सबसे पहले परिवर्तन में आया मध्य प्रदेश से एक राज्य, नया राज्य बना छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी। फिर उत्तर प्रदेश से एक राज्य बना उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। फिर बिहार से एक राज्य बना झारखंड, ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और फिर अभी हाल फिलहाल 10-11 साल पहले आंध्र प्रदेश से एक राज्य बना तेलंगाना 2 जून 2014 को। तो अनुच्छेद 3 पढ़ लिए, अनुच्छेद 4 पढ़ लिए, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन अगर बात करें, थोड़ा सा रिवीजन की बात करें, ठीक है, रिवीजन की बात करें, ठीक है, तो पहला कहिएगा, बोलो बाबू, अनुच्छेद 1 में क्या होगा
कहेंगे सर अनुच्छेद 1 में जो है भारत राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा? कहेंगे द इंडिया अर्थात भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरा अनुच्छेद 1 हो गया। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि विदेशी क्षेत्रों को कैसे लिखा हुआ था जी? संसद या भारत के बाहर कोई देश उसमें मिला सकता है, देश का कोई टुकड़ा मिल सकता है। वही हुआ ना, कहने का तो वही मतलब है कि विदेशी क्षेत्रों को भारत में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, शामिल किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि भाई अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार है। और ये दोनों का काम किसका है? ये दोनों काम जो है वो पार्लियामेंट का है, संसद का, यानी लोकसभा और राज्यसभा। इसमें राष्ट्रपति का हस्तक्षेप नहीं है। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जब अनुच्छेद 2 का प्रयोग होते रहेगा, मतलब किसी विदेशी टुकड़े को, किसी विदेशी राज्य को, किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में जब मिलाया जा रहा होगा, या फिर किसी राज्य के नाम में, सीमा में, क्षेत्र में परिवर्तन किया जा रहा होगा, तो राष्ट्रपति जो है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 4 में कहेगा कि अनुच्छेद 2 तथा 3 में, अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 के कार्यों के संपादन के समय राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी नहीं है। ठीक है, नहीं है। याद रखिएगा, ये जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 2 में कहा गया कि विदेशी भूमि को भारत में, विदेशी टुकड़े को भारत में शामिल किया जा सकता है, और अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि किसी राज्य की सीमा, नाम और क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। इसको जो है अनुच्छेद 368 से मुक्त रखा गया। अब कहिए सर मुक्त का मतलब? अनुच्छेद 368 में होता है संविधान संशोधन प्रक्रिया, जो दक्षिण अफ्रीका से लेगा। अब संविधान में संशोधन करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, और वो जरूरत है राष्ट्रपति। बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के आप संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। तो इन दोनों को संविधान संशोधन के अंतर्गत रखबे नहीं किया, तो राष्ट्रपति का जरूरत नहीं, आप अपना एंजॉय मारो। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है? यहां तक एक बार देख लीजिए। बोलिए बाबू, ऑल क्लियर? बढ़े आगे? अभी तो बहुत कुछ पढ़ेंगे आज के सेशन में हम लोग। ठीक है, देखिएगा, अब कह रहे हैं कि अखंड भारत था हमारा। आपने सुना होगा, हमने भी बहुत बार सुना है अपने पूर्वजों से कि अखंड भारत था। तो भाई पहले तो हमने सुना था, अब पढ़ा भी है, और अब पढ़ने के साथ साथ जब पढ़ा रहे हैं तो बहुत कुछ हम सीखे भी है। कहा गया हमारा भारत अखंड भारत था। अब अखंड भारत था तो कब कब लाइन पढ़ाया, कब कब बंटवारा हुआ, वो जानने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है यहां से दो चार को एक आध सवाल अगर एग्जाम में पूछ दे तो क्या करिएगा भाई। और अखंड भारत पहले क्या, देखिए नहीं कहते हैं मोदी जी हमारा देश अखंड भारत था, अखंड भारत है। कहाँ है महाराज, कट तो गया। इतिहास पढ़िए ना, ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़िए ना। आइए, अखंड भारत में कहा गया है कि हमारा भारत अखंड भारत था, अब नहीं है। ठीक है, सबसे पहले 1893 में डुरंड लाइन खींचा गया बाबू, इसको कहेंगे ड्यूरंड रेखा। ठीक है, कब खींचा गया? 1893, और ड्यूरंड लाइन खींचा गया और अफगानिस्तान अलग हो गया। अब देखिए, ये जो डुरंड लाइन था 1893 में, देखिए मैं थोड़ा सा इसका हिस्ट्री समझाता हूं। 1893 डुरंड गलत लिखा हो, ऐसे चलिए कोई दिक्कत नहीं। ड्यूरंड रेखा हुआ क्या है कि ड्यूरंड रेखा जो है वो 1893 में खींचा गया था भारत और अफगानिस्तान के बीच।
मतलब इससे समझ में आया कि अच्छा भारत से अफगानिस्तान जो है वो 1893 में अलग हो गया था। लेकिन बात क्या है ना, जब हम लूसेंट में पढ़ते हैं या जब भी हम किताबों में पढ़ते हैं तो हम ये सीखते हैं कि ड्यूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। अरे प्रभु, 1893 में हमारा बेटा था, नहीं था ना पाकिस्तान? तो 1893 में जब पाकिस्तान न 1893 में जब हमारा अफगानिस्तान निकला, ठीक है, भारत से अलग होकर, तो कौन सी रेखा खींची गई? ड्यूरंड रेखा। तो पाकिस्तान तो था ही नहीं। तो जब पहले क्या हुआ था कि एक्चुअल में ड्यूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है, लेकिन हुआ क्या कि 1947 में भारत से पाकिस्तान निकल गया और पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान है, तो भारत, पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान। तो जो रेखा खींची गई थी ड्यूरंड रेखा, वो अब लूसेंट में पढ़िएगा तो कहेगा ड्यूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। इतिहास पढ़िए ना, इतिहास पढ़िए। तो ड्यूरंड रेखा कब खींची गई? 1893 में। पहले किसके किसके बीच में? भारत और अफगानिस्तान के बीच में। फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान अलग हो गया, तो ड्यूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। भारत तो इधर हो गया, साइड हो गया, ठीक है, पहला हो गया। तो कहिएगा अखंड भारत का पहला बंटवारा 1893 में। कौन सी रेखा खींचकर? ड्यूरंड रेखा खींचकर। किसके किसके बीच में खींचकर? भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींचकर। अभी ड्यूरंड रेखा किसके किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। सॉरी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। चलिए, ये सॉरी, अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में हुआ। एक जगह सुने होंगे बर्मा, म्यांमार, जिसको अभी बर्मा के नाम से जाना जाता है, को अलग करके क्या कह रहा है? अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार यानी बर्मा को अलग करके खींचा गया था, तथा तीसरा टुकड़ा वर्ष 1947 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, पाकिस्तान और भारत के बीच में 1947। तो देखिए जी, भारत के 3 टुकड़े हुए थे 3 बार। पहला 1893 में ड्यूरंड रेखा खींचकर भारत और अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया। दूसरा 1935 में भारत और बर्मा को ही म्यांमार कहिए, बर्मा कहिए, उसको अलग किया गया। और भारत के साथ तीसरी रेखा 1947 में कौन सी रेखा खींची गई है जी? कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। कौन सी? भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। ये किसकी चाल थी? अंग्रेजों की चाल थी ये सब, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा कब हुआ? 1947 में। तो अखंड भारत को कितने बार तोड़ा गया? 3 बार तोड़ा गया। भारत से अफगानिस्तान निकल गया 1893, भारत से बर्मा यानी म्यांमार निकल गया 1935 में, भारत से पाकिस्तान, जो हमारा सबसे नालायक बेटा है, सबसे नालायक, समझ रहे? देखते हैं खानदान में एक हो जाए ना, एकदम आवारा निकल जाता है, आवारा एकदम। सब बेटा पढ़ा लिखल, नौकरी, सरकारी नौकरी, बड़ा बड़ा पोस्ट पर, IAS IPS। ये बकलोलबा एकदम नालायक है, निठल्ला है ससुरा, इसको कोई काम नहीं है, ठीक है। ना तो यहाँ सही ढंग से शिक्षा है, ना तो रोजगार है, ना तो इसकी GDP अच्छी है, ना तो इसकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, खाली बंदूक बनावे के चक्कर में लगा रहता है बकलोल भाई सब, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भाई तीसरा टुकड़ा 1947 में पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ, और 1947 में एक रेखा खींच दी गई, ठीक है, सर ड्यूरंड के द्वारा, ड्यूरंड रेखा। चलिए यहाँ पर देखिएगा कि पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ, जो 2 भागों में विभक्त था, एक और पूर्वी पाकिस्तान और दूसरी ओर पश्चिमी पाकिस्तान। देखिए हुआ क्या, जब पाकिस्तान बटा ना तो वो भी 2 पार्ट में बट गया। एक का नाम पढ़ाया गया पूर्वी पाकिस्तान, ये भारत की बात नहीं करिए, हम पाकिस्तान की बात करें। जब पाकिस्तान बटा, वो अपना जब एरिया लेकर चला गया, तो वो भी कहा हम लोग 2 एरिया में रहेंगे, एक हुआ पूर्वी पाकिस्तान और एक है पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। बाद में पूर्वी पाकिस्तान जो उधर वाला एरिया है 1971 में बांग्लादेश बन गया, ये अलग होगा, ये बोला कि हम अपना जो है देश खुद बनाएंगे 1971 में। तो 1971 में जो है वो पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया। जब आप इंडिया का मैप पढ़ोगे ना इस तरह से, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है, ठीक है, रह दो, बनेगा नहीं हमसे मैप। तो ये वाला एरिया, जैसे मैप का ये जो कश्मीर है ना, ये पाकिस्तान का एरिया है और ये पूर्वी पाकिस्तान का एरिया, ठीक है। तो पूर्वी पाकिस्तान जो है क्या कहलाता है? बांग्लादेश कहलाता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा नोट करके कि रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को 0 लाइन कहा जाता है। याद रखिएगा जो रेड क्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, तो बांग्लादेश अलग देश बन गया, तो अब उधर तो रेड क्लिफ यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। तो बांग्लादेश क्या बोला ना कि इसी रेड क्लिफ रेखा को जो है हम कहेंगे 0 लाइन।
तो याद रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच था, अब बांग्लादेश जब अलग हुआ तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो रेखा है उसको क्या कहते हैं हम लोग? जीरो लाइन। क्या कहेंगे? जीरो लाइन। चलिए अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे रियासत। ठीक है, ये कौन कौन सी रियासतें थी और उनका क्या क्या काम था, क्या क्या परेशानियां थी और किस तरह से इनको भारत में मिलाया गया। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 1 से 4 नहीं पढ़ रहे, उसके अंदर जितनी भी क्वालिटी है, जितने भी कंटेंट है वो सब पढ़ेंगे हम लोग। तो रियासत की बात करेंगे तो कहा गया वैसा क्षेत्र जो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सीधे शासित नहीं थे बल्कि भारतीय शासकों द्वारा शासित थे, अर्थात ब्रिटिश राज्य के दौरान अविभाजित भारत के स्वयं चलित राज्य कह सकते हैं एक तरह से। मतलब जैसे राजा रजवाड़ा लोग, रियासत का मतलब क्या हुआ? राजा रजवाड़ा लोग। अब इसमें जो मेन पॉइंट है वो पढ़िए, छोड़िए सर। अंग्रेजों ने देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए। देखिए जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारत जब आज़ाद हो गया और भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो अंग्रेजों ने क्योंकि उस समय जो वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है, तो उन्होंने जो जितने भी देशी रियासत है, राजा रजवाड़ा लोग कहते हैं ना, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, अवध, जो भी है, मालवा, ये सब, झांसी, ये सब, इन लोग को 3 ऑप्शन रखा गया। 3 ऑप्शन में पहला बोला कि या तो आप पाकिस्तान में मिल जाइए। ये कब की बात है? 1947 की बात है, जब भारत आज़ाद हो गया और भारत का विभाजन होने लगा भारत और पाकिस्तान में। तो इनके पास 3 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन में बोला कि या तो आप जाकर पाकिस्तान में मिल जाइए, या तो आप जाकर भारत में मिल जाइए, या तो स्वतंत्र देश बनाइए। देखिए अंग्रेजों की चाल कितनी बड़ी है, वो 100 साल आगे सोचते हैं। ठीक है, वो सोचा कि छोटा छोटा टुकड़ा में बांट करके चल जाएंगे भारत को, लेकिन हुआ क्या कि लगभग 500 से ज़्यादा देशी रियासतें। ठीक है, तो इनके पास ऑप्शन था कि या तो आप भारत के साथ मिलिए, या तो पाकिस्तान के साथ मिलिए, या तो खुद का देश बनाइए। चाल देखिए अंग्रेजों की। लेकिन हुआ क्या कि लगभग में जितना भी देशी रियासत था, इसमें 3 व्यक्ति को जो है इस पर काम करने दिया गया भारत में। एक का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक है बीपी मेनन, और एक तीसरे हमारे जो वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। इन तीनों की सूझबूझ, मेन हम इन्हीं दोनों को मानेंगे, ये तो अंग्रेज था, इससे क्या लेना देना। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन, कि जितना 550 रियासत मतलब राजा लोग, राजा जैसे एक राजा का 500 बीघा एरिया है, एक राजा जैसे पटना का अलग हो गया, उधर नहीं उधर पटना का अलग हो गया, उधर क्या बोल सकते हैं जी, उधर गया का अलग हो गया, ऐसे करके छोटे छोटे राजा लोग थे। तो 550 से ज़्यादा, लगभग देखिए ना, हाँ दिया हुआ है, 552 देशी रियासत है। उसमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन के द्वारा लगभग में सब मार गया। 3 लतखोर बच गया। एगो हैदराबाद बोला कि नहीं हम पाकिस्तान जाएंगे, सोचो अब बीचे में है भारत के, वो कैसे पाकिस्तान जाएगा जी? जूनागढ़, वो भी कह रहा है ससुरा कि हम भी पाकिस्तान में मिलेंगे, हमको भारत में नहीं मिलना है। और तीसरा था जम्मू कश्मीर, वो कहा हम कानून जाएंगे, हम अपना, वहाँ के राजा थे हरि सिंह, हिंदू राजा थे और जनता मुस्लिम थी, वो कहे कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अपना अलग देश बनाएंगे। तो देखिए इन तीनों का साथ क्या हासिल हुआ, देखिएगा 3 ऑप्शन दिया गया। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देशी रियासतें थी। 552 देशी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना फेडरेशन यानी संघ जो कभी भी आ सकता है, टूट सकता है। 552 में कहेगा हम नहीं रहेंगे, वो कहेगा हम रहेंगे, एक साल बाद हम जल जाएंगे। मतलब एक यूनियन की जरूरत है, फेडरेशन की जरूरत नहीं। फेडरेशन में क्या है कि कभी भी मन हुआ छोड़ के चल गया, यूनियन में एक बार आ गया तो कोई उपाय नहीं। ठीक है, मरबू है जी, जीबू है जी, खत्म यहीं पर। तो हुआ क्या कि फेडरेशन बनाना तो पॉसिबल नहीं था, तो यूनियन कैसे बनेगा? तो यूनियन तो टाइम चाहिए। तो उसमें हुआ क्या, 3 व्यक्ति को नाम दिया गया। ठीक है, इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी गई कि वो इसे यूनियन बनाए। ठीक है, और इस काम में 3 लोग महत्वपूर्ण भूमिका, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन, ये भी ठीक ठाक थे। ठीक है, इन तीनों लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय कर दिया, किंतु 3 राज्य विलय के लिए तैयार नहीं था। देखो जी, पहला हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़, तीसरा जम्मू कश्मीर। हैदराबाद की अगर बात, ये 3 को बोला कि हमको भारत के साथ नहीं मिलना है, सीधे बोला नहीं मिलना है। तो आप देखिए इन तीनों का क्या हासिल हुआ, थोड़ा सा पढ़िए। कह रहे हैदराबाद के निजाम थे, जैसे बंगाल में नवाब होते हैं ना, वैसे हैदराबाद में निजाम लोग होते थे। तो कहा गया हैदराबाद के निजाम जो है, हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। क्या रे दादा, हैदराबाद के जो निजाम थे वो हैदराबाद को
पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेज दी, बंदूकवा रख दिया एजा पर ही कि मिलेगा तो बोलो, और तो एजे ठोक ठाक के बराबर कर देंगे, बाकी हम समझ लेंगे। सोचिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि पुलिस की वर्दी में आर्मी को भेज दिया हैदराबाद में। अब बोला कि मिलना है तो मिलो, सिग्नेचर करो, और तो एजे ठोक ठाक के बराबर कर देंगे, खत्म, खेला हो जाएगा। तब क्या हुआ कि पुलिस कार्रवाई, इस ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन पोलो। ठीक है, ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्रवाई करके हैदराबाद को कहाँ मिला गया, भारत में मिला लिया गया। एक था भाई जूनागढ़, ठीक है, गुजरात का एक रियासत था जूनागढ़, जो पाकिस्तान में जाना चाहता था। ठीक है, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह करा दिया। जनमत संग्रह मतलब जनता से पूछ लिया गया कि आप कहाँ रही है, तो जनता बोला कि हम भारत में रहेंगे। जनमत संग्रह मतलब वोटिंग करा दिया गया, जनता बोली कि हम भारत में रहेंगे, जनमत संग्रह कराकर, ठीक है, उसे भारत में मिला लिया गया। ठीक है, और तीसरा है जम्मू कश्मीर। यह भी जनता, यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा जो था वो हरि सिंह राजा था, हिंदू था। ये बोला कि हम अलग राज्य बनाएंगे। इस पर क्या हुआ कि जैसे ही बोला कि हम अलग राज्य बनाएंगे, तो भारत के साथ भी नहीं मिला, पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान क्या किया कि भेज दिया आतंकवादी, मार के कूचने लगा हरि सिंह एकदम टेंशन में। जब इसका परिवार को भी मारने लगा हरि सिंह के, तो दौड़े दौड़े हाफे दाफे आए नेहरू जी तक, हमको बचा लीजिए, हम मरा जाएंगे नहीं तो। बोला ठीक है, साइन करो, साइन करो तुम कि हम भारत के साथ है, हम अपना पूरा, हम भारत का एक अभिन्न अंग बनना चाहते हैं। जबरदस्ती उससे साइन कर, नहीं कराएगा तो मार कर तोड़ देता उसको, पूरा पाकिस्तान कब्जा लेता उसको, जम्मू कश्मीर को। तो तुरंत साइन किए। फिर जवाहरलाल नेहरू और पूरी टीम जो है वो गई, पूरी आर्मी नेवी सब पूरा गया, धाए 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 धाए। तब भी जो है पाकिस्तान का 30% एरिया जो है वो कौन कब्जा लिया, पाकिस्तान कब्जा लिया, जम्मू कश्मीर का 30% एरिया। वही कह रहा है, जनता मुस्लिम थी, राजा हिंदू था, डोगरा शासक था। उन्होंने कहा कि हम ना भारत में रहेंगे और ना ही पाकिस्तान में, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को घुसपैठ करा चुका था, और जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तो हरि सिंह नेहरू के पास आए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 26 अक्टूबर, सोचिए 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ, सितंबर अक्टूबर 2 महीने बाद 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। तो कहेंगे, देखिए पहले 3 पॉइंट याद रखिएगा। पहले अगर बात किया जाए कि हैदराबाद, तो पूछा जाएगा कि हैदराबाद को भारत में कैसे मिलाया गया, तो कहेंगे सर इस पर पुलिस कार्रवाई की गई थी, पुलिस के भेष में आर्मी भेज दिया गया, पुलिस कार्रवाई। ठीक है, पुलिस कार्रवाई करके इसको मिला लिया गया। और ऑपरेशन क्या था, ऑपरेशन पोलो था, ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्रवाई करके इसको भारत में मिला लिया गया। दूसरा है जूनागढ़ के राजा जो बोलते थे, उनका कहना था कि हम पाकिस्तान में मिला गया, तो जूनागढ़ में जो है जनमत संग्रह करा दिए। क्या, जनमत संग्रह करवा करके बोले कि भाई तुम भारत में मिल। तीसरा भाई जम्मू कश्मीर को क्या हुआ कि राजा हरि सिंह से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए। ठीक है, विलय पत्र पर सिग्नेचर करा लिए, उसके बाद जो है तो ये 3 जगह थे जिनको जो है भारत में मिला लिया गया। आगे बढ़े, चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अब देखिएगा, हाँ, अब क्या हुआ कि इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। अब जब सब मिलिए गया तो बचा कहाँ, जिसको जाना था वो चल गया, जो बचा ये उधर हुआ। तो इन सबों को मिलाकर भारत का एक निर्माण किया गया, और इसको 4 राज्यों में बांटा गया। भारत को कितने राज्य में बांटा गया? 4 राज्य में। ठीक है, इन सभी देशी रियासतों को, जितने भी 563 देशी रियासत थे, इनको भारत में मिला तो दिया, 552 मिला लिया गया, और उसके बाद मात्र 4 राज्य बना, जिसका नाम पड़ा ABCD दिया गया। ए जो है, ठीक है, ए हुआ ब्रिटिश प्रोविंस, बी हुआ, सीधे लिखिए ना, हिंदी अंग्रेजी मत झाड़िए ज़्यादा। ए को कहा गया वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था कभी ना कभी, और ऐसे राज्यों की संख्या कितनी थी? 9 थी। ठीक है, बी में बोला गया कि वह राज्य जहां देशी रियासतों का शासन था, इसमें भी 9 राज्य थे। वह राज्य, सी में कहा गया, वह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे, ऐसे 10 क्षेत्र थे। और डी में क्या हुआ बाबू, ठीक है ना, हाँ,
डी में कहा गया है कि जो केंद्र शासित प्रदेश था वो सिर्फ एक ही था, ठीक है। तो ऐसे में 4 राज्य बनाया गया। तो हुआ क्या कि बार बार लड़ाई झगड़ा हुआ, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे मारपीट कर्म कांड होने लगा। अब भारतीयों को लगा कि ये जो ABCD वाला प्रक्रिया था वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन में नए राज्य के गठन हेतु बहुत सारी समितियां बनाई गई, ठीक है। अब ऐसा सब भारतीयों को लगने लगा कि नए राज्यों का गठन होना चाहिए अलग अलग तरीके से। अब जैसे देखिए, जो महाराष्ट्र के लोग हैं मराठी बोल रहे हैं, इधर बिहार वाला का हलवा कर रहा है, भोजपुरिया बोल रहा है, उधर बंगाल में जाओ, ठीक है, आमी तमाके भालोबाशी, ठीक है, उधर चल जाओ साउथ में, ठीक है, कहा बोल रहा है ससुरा, कुछ समझे में नहीं आ रहा है, मतलब सबका अलग अलग भाषा। तो ऐसे कंडीशन में 2-3 समितियां बनाएगी। अब उन 2-3 समितियों का क्या कहना था थोड़ा सा आप जानने की कोशिश करिएगा। ऑल क्लियर माय डियर? चलिए यहां पर देखिएगा कि भाई 2-3 समितियों का निर्माण किया गया, 2-3 समितियों का गठन किया गया। अब वो 2-3 समितियां क्या क्या थी वो हम जानने की कोशिश करें। पहला आया, क्या लिखा हुआ, नए राज्य के गठन हेतु प्रमुख समिति। कि जब नए राज्य का गठन होना शुरू हुआ तो कुछ समितियों की क्या क्या राय थी। सबसे पहले आई एस.के. धर समिति। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहले 1948 में एस.के. धर आयोग का गठन किया गया। किंतु, ठीक है, किंतु इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर कैसे, जैसे जो मराठी बोल रहा है उसको महाराष्ट्र बना दीजिए, गुजराती बोल रहा है उसको गुजरात बना दीजिए, हाँ, जो मणिपुरी बोल रहा है उसको मणिपुर बना दीजिए, जो बंगाली बोला उसको बंगला बना दीजिए, जो भोजपुरी बोला उसको बिहार बना दीजिए। तो ये बोला ना, ये ऐसे कैसे होगा, ऐसे तो पता चला कि भारत छोटा छोटा टुकड़ा में बढ़ जाएगा जी, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, पहले कौन सी समिति आई, एस.के. धर समिति। एस.के. धर समिति में कहा गया है कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए एस.के. धर समिति 1948 में आई थी, ठीक है। और किंतु इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध कर दिया, बोला ना ये सब चीज़ नहीं होगा। फिर आई JBP समिति, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सितारमैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल। 3 लोगों ने मिलकर एक समिति बनाई जिसका नाम क्या है, JBP। जे से हुआ जवाहरलाल नेहरू, भी से हो गया पट्टाभी सितारमैया, और पी से हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन कर, ये भी कहें कि ना ऐसे कैसे जी, भाषा के आधार पर राज्य कैसे बन जाएगा। वैसे तो जो कहेगा हम संस्कृत बोल रहे हैं तो हमारा संस्कृत राज्य बना दीजिए, ठीक है। तो बहुत जो है भारत को संभालना, क्योंकि 0 लेवल से पूरे देश को संभालना था, बहुत सारी समस्या होने लगी। फिर 1952 में एक व्यक्ति थे, तेलुगु भाषा के एक अलग राज्य की मांग हुई, ठीक है। और एक तेलुगु भाषा के कवि थे रामल्लू, ठीक है ना, क्या रामल्लू, हड़ताल पर बैठ गए। वो कहे कि तुम नहीं दोगे भाषा के आधार पर राज्य बना के। अब बताओ, हमारे बगल में कोई साउथ इंडिया बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई गुजराती, अरे भाई किसका किसका भाषा हम समझे। तो एक व्यक्ति जो थे जिनका नाम था रामल्लू, नहीं है बाबू, रामल्लू होगा, ठीक है, रामल्लू होगा, ठीक है, पोटली रामल्लू इनका पूरा नाम था। क्या नाम था, पोटली रामल्लू। साउथ इंडिया के थे, आंध्र प्रदेश के एरिया के थे। ऊ का किए बैठ गए अनशन पर, आमरण अनशन, ले जब तक तू बदलवे नहीं भाषा हम खैबे नहीं करब, ठीक है। तो ऊ क्या किए, 56 दिन का भूख हड़ताल किए। हम लोग को तो 56 घंटा नहीं, 56 घंटा जो 2-3 घंटा में हम खा लेंगे, ठीक है, अभी क्लास लेंगे खाने बैठ जाएंगे तुरंत समझ रहे। वही कह रहे कि ये जो पोटली रामल्लू जो थे साउथ इंडिया आंध्र प्रदेश के एरिया के थे, वो बैठ गए आमरण अनशन पर। किस लिए, कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया। अब बैठे बैठे जहां पर आमरण अनशन पर बैठे थे वहीं पर ऑन स्पॉट डेथ कर गए, मर गया। अब पूरा साउथ एरिया में एकदम हड़कंप मच गया, मार काट कर्म कांड। नेहरू माथा पर हाथ रख लिए, ये का हो गया जी, ये तो पूरा एकदम बवाल मच गया। मतलब समझिएगा एकदम पूरा भारत में जो है एकदम हाहाकार मच गया कि भाई पोटली रामल्लू जो है आमरण अनशन पर मारे। अब मान लो अन्ना हजारे मर जाते जंतर मंतर पर तो कितना बड़का बवाल मचता। तो वही हुआ, पोटली रामल्लू जो थे साउथ इंडिया के बहुत बड़े जाने माने व्यक्ति थे, तो मर गए। अब क्या हुआ कि भारत सरकार को एक्शन लेना पड़ा कि नहीं, ऐसे तो कुल अपने मर कट जाएगा, राज्य देश रहेगा कहाँ। तब बोले कि नहीं ठीक है। तो क्या हुआ, जनता का विरोध बढ़ गया। 1 अक्टूबर 1953 को मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। और ये इसीलिए कहा गया है भाषा के आधार पर पहले राज्य का, भारत का पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश बना।
तेलुगु के नाम पर, ठीक है। तो जो तेलुगु बोलने वाले थे वो बोले कि ठीक है, सरकार जो है वो नतमस्तक हो गई उन लोगों के सामने, बोले कि ठीक है ऐसा करते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, तो पोटली रामल्लू जो है वो आमरण अनशन पर मरे गए, मतलब उनका देहांत हो गया आमरण अनशन पर। तो 1953 में तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य का गठन किया गया, आंध्र प्रदेश। अब जब तेलुगु वाला का गठन हुआ तो सब होकार मच गया, अरे मराठी है तो हम मराठी वाले हैं, महाराष्ट्र बनाओ, तमिल वाले हैं नहीं, तेलुगु वाले हैं, कन्नड़ वाले, सब अपने में अपने बोलने लगा कि हमको भी अलग राज्य चाहिए, हमको भी अलग राज्य चाहिए, हमको भी अलग राज्य चाहिए। तो सरकार बोला कि ठीक है, जब ऐसा बातें हैं तो 2-4-5 राज्य बनाइए दो, लड़ाई झगड़ा कम हो जाएगा। फिर एक आया फजल अली आयोग। फजल अली आयोग भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के कानूनी मान्यता दी। मतलब प्रश्न फाइनली एक आयोग आया जिसका नाम था फजल अली आयोग। इन्होंने जो है वो भाषाई आधार पर राज्यों का जो है गठन के लिए मतलब पूरा एक दे दिया, एक तरह से कह सकते हैं कि कानूनी मान्यता दे दी कि चलिए ठीक है जो आप कह रहे हैं वही होगा, ठीक है। तो अब संविधान संशोधन किया गया 1956 में। ये जो ABCD राज्य था उसको रद्द कर दिया गया, नहीं बोला गया था शुरू में कैसे बनाया गया था ABCD में, है ना, तो इसको रद्द कर दिया गया। और अब जो जैसे ही रद्द हुआ तो भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कितने? 14 राज्यों का गठन हुआ और 6 केंद्र शासित। 14 राज्य पहले से था और 14 और बनेगा, 28 राज्य होगा और 6 केंद्र। 15वां राज्य बन गया गुजरात। 1960 में गुजराती और मराठी बीच में आपस में लड़ते रहता था, गुजराती मराठी। तो बोला काहे लड़ रहे हो, जो गुजराती हैं उनके लिए अलग राज्य गुजरात और जो मराठी हैं उनके लिए अलग राज्य महाराष्ट्र 1960 में बन गया। तो गुजराती और मराठी के बीच में लड़ाई झगड़ा खत्म। कौन सा? 15वां राज्य जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग हो गया, गुजराती के लिए गुजरात, मराठी के लिए महाराष्ट्र। और ये कब बना? 1900। ये आपस में लड़ रहे थे ये दोनों, ठीक है। 16वां राज्य बना नागालैंड, जिसकी राजधानी कोहिमा बनी, और नागालैंड बना 1963 ईस्वी में, ठीक है। 17वां राज्य बना हरियाणा, जो हरियाणवी बोलते थे उनके लिए हरियाणा राज्य बना 1966 ईस्वी में, ठीक है। याद रखिएगा। 18वां राज्य बना हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश 1971 में बना। 19वां राज्य बना 19 नंबर पर, मतलब जो भी आगे बना, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम। अरे सिक्किम तो 1975 में बना बाबू। एक सेकेंड गलत तो नहीं लिखा हुआ? हाँ, ये सिक्किम काट दो, ठीक है। सिक्किम होगा 1975, गलत लिखा हुआ है बाबू। सिक्किम कब बना? 1975, वही हमको लग रहा था भाई। 74 में तो इसको सह राज्य बनाया गया 1975, ठीक है। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय 1972, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा 1947। तो ये भाषाई आधार पर बनाए गए कुछ राज्य हैं जिनको आप अच्छे से कॉपी में नोट करिएगा और पूरा पढ़िएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, एक आया PEPSU, ठीक है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पंजाब राज्य का पुनर्गठन सह आयोग की सिफारिश पर किया गया था। अब पंजाब के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। PEPSU 4 भागों में विभाजित हो गया पूरा। PEPSU जो है, एक हिमालय जो हिमाचल प्रदेश बन गया, हिमालय वाला एरिया हिमाचल प्रदेश, हिंदी बोलने वाले हरियाणा में चले गए, पंजाबी बोलने वाले पंजाब में गए, यूटी केंद्र शासित चंडीगढ़ हो गया, ठीक है। इस प्रकार भारत एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर इतने छोटे सा रह गया, 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले केंद्र में 29 राज्य था और 7 केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है वो राज्य को हटाकर उसको क्या कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना, क्योंकि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था, ठीक है, जिस कारण से आतंकवाद और घुसपैठियों का जो है आगमन होते रहता था, तो पूरा कंट्रोल जो है वो सरकार ले लिया। तो हुआ क्या कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य बच गए। और पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इनकी संख्या 9 हो गई थी। लेकिन बाद में दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को एक साथ जोड़ दिया गया। फाइनली भारत में अभी 28 राज्य हैं
जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया और 8 जो है यूटी केंद्र शासित प्रदेश है। ये भारत की स्थिति अभी है। उम्मीद है, ठीक है, कि ये वीडियो आपके लिए बहुत शानदार रहा होगा। अगला जो हम क्लास लेकर आएंगे, हम लेकर आएंगे सिटीजनशिप, नागरिकता, ठीक है, कि भारतीय नागरिकता जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तैयार रहिएगा, बहुत बढ़िया क्लास अगला होगा। और इस क्लास को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कर दीजिएगा। ओके।